हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं। पत्थर, पानी, पेड़, जानवर, हम खुद। कभी सोचा है कि इनमें वो एक बुनियादी फर्क क्या है जो एक पत्थर को निर्जीव और एक पेड़ को जीवित बनाता है? वो कौन सी एक चिंगारी है जो लाइफ कहलाती है? सोर्सेस को देखें तो इसका जवाब एक बहुत ही छोटे लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, द सेल। बिल्कुल। द सेल यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई। और इसे समझना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि अ सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वो ब्लूप्रिंट है जिस पर एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक जायंट ब्लू व्हेल तक सब कुछ बना है। तो आज की हमारी चर्चा इसी फैसिनेटिंग दुनिया पर है। We'll explore what a cell is, the story behind the cell theory, जो एक तरह से all life का constitution है, और cells के जो दो main designs हैं, the simple prokaryotic and the complex eukaryotic, उनके राज क्या है। और ये सिर्फ बायोलॉजी का लेसन नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि लाइफ एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल कैसे काम करती है। As the fundamental structural and functional unit of all living organisms. ये सुनने में थोड़ा टेक्स्ट बुक जैसा लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे सोचिए कि सेल ही वो ईंट है जिससे जीवन की पूरी इमारत बनती है, और यही वो इंजन भी है जो उस इमारत को चलाता है। हर जिंदा चीज, चाहे वो सिंगल सेल का अमीबा हो या खरबों सेल से बना इंसान, इन्हीं बेसिक यूनिट से बनी है। मतलब कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया बस एक ही सेल के होते हैं, यूनिसेल्युलर, और वो एक सेल ही उनकी पूरी दुनिया है। और हम जैसे जीव मल्टी सेल्युलर हैं। अ सिटी ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर। एग्जैक्टली। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक सेल भी टू थिंग्स कर सकता है। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो अकेले जिंदा रह सकता है, एंड सेकेंड, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। वो सांस ले सकता है, एनर्जी बना सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। अ सिंगल सेल इज अ कंप्लीट वर्ल्ड इन इटसेल्फ। इससे कम कुछ भी, लाइक जस्ट अ न्यूक्लियस और अ माइटोकॉन्ड्रियन, अपने आप में जिंदा नहीं रह सकता। और इस छोटी सी दुनिया को देखने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एंटनी वॉन लीवनहुक ने पहली बार अपने बनाए माइक्रोस्कोप से एक लाइव सेल को देखा। इट मस्ट हैव बीन लाइक डिस्कवरिंग अ न्यू यूनिवर्स। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के सेंटर में न्यूक्लियस को देखा, अ काइंड ऑफ कमांड सेंटर। और फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब तो जैसे दरवाजे ही खुल गए। वी कुड सडनली सी द इंट्रिकेट मशीनरी इनसाइड द सेल इन इनक्रेडिबल डिटेल। टेक्नोलॉजी ने बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आते हैं सेल थ्योरी पर। ये बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक थी। 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट्स को माइक्रोस्कोप्स में सेल्स तो दिख रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का मतलब क्या है। व्हाट्स द ग्रैंड रूल कनेक्टिंग देम ऑल? इस पहेली का पहला टुकड़ा जोड़ा 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस श्लाइडन ने। उन्होंने हजारों पौधों को स्टडी किया और एक बोल्ड डिक्लेरेशन किया। All plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. और लगभग उसी वक्त इन 1839 एक और जर्मन साइंटिस्ट थियोडोर श्वान, जो एक ज़ूलॉजिस्ट थे, वो एनिमल सेल्स को देख रहे थे। उन्हें क्या मिला? श्वान ने देखा कि एनिमल सेल्स के बाहर एक पतली परत होती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बट हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। जब उन्होंने प्लांट सेल्स को भी देखा तो पाया कि उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मोटी मजबूत दीवार है, द सेल वॉल। उन्होंने कहा कि द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। सो अ बॉटनिस्ट स्टडीइंग प्लांट्स एंड अ ज़ूलॉजिस्ट स्टडीइंग एनिमल्स, दोनों एक ही जैसे कंक्लूजन पे पहुंचे। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन उनकी थ्योरी में एक बहुत बड़ा सवाल अधूरा था। इफ एवरीथिंग इज मेड ऑफ सेल्स, वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम? एग्जैक्टली। उनकी थ्योरी ये नहीं बता पाई कि सेल्स बनते कैसे हैं। डू दे जस्ट अपीयर आउट ऑफ नोवेयर? इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा आया 1855 में रुडोल्फ विर्शो से। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर नया सेल एक पुराने सेल के डिवाइड होने से ही बनता है। ये सोचना ही उस वक्त रेवोल्यूशनरी था।
इसका मतलब था कि लाइफ कहीं से भी अचानक पैदा नहीं हो जाती। इट डजंट स्पॉन्टेनियसली जेनरेट, बल्कि ये एक अटूट सिलसिला है, एन अनब्रोकन चेन, जो शायद धरती पर जीवन की शुरुआत तक वापस जाती है। Your cells came from your parent cells, which came from their parent cells, and so on for billions of years. वाओ, दैट्स अ प्रोफाउंड थॉट। तो आज की मॉडर्न सेल थ्योरी के दो मेन पिलर्स हैं। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और दूसरा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। Precisely. ये दो सिंपल लाइंस लाइफ का फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब जब हम रूल्स ऑफ द गेम समझ गए हैं, लेट्स लुक एट द प्लेयर्स। सोर्सेज बताते हैं कि सेल्स के दो मेन डिजाइन्स या ब्लूप्रिंट्स हैं, on the basis of whether they have a membrane-bound nucleus or not. Yes, the two domains of life, eukaryotes and prokaryotes. Eukaryotic cells वो हैं जिनमें a well-defined membrane-bound nucleus होता है। Plants, animals, fungi, ये सब eukaryotes हैं। Prokaryotic cells में ऐसा कोई membrane-bound nucleus नहीं होता। Bacteria are the classic example of prokaryotes. So, if I were to use an analogy, a prokaryotic cell is like a one-room studio apartment. सब कुछ एक ही जगह पे है, a bit messy but functional. And a eukaryotic cell is like a huge mansion with different rooms for different activities. A kitchen, a bedroom, a power station. That's a perfect analogy. वो जो मैंशन के अलग-अलग कमरे हैं, उन्हें हम टेक्निकली ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ईच वन हैज अ स्पेसिफिक जॉब। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जो फैक्ट्री का पावर प्लांट है, एनर्जी बनाता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो असेंबली लाइन की तरह काम करता है। दिस एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन मेक्स यूकैरियोटिक सेल्स इनक्रेडिबली एफिशिएंट। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल यानी हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट में ऐसा कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। उनका जेनेटिक मटेरियल द डीएनए बस साइटोप्लाज्म में ही तैरता रहता है। Correct. Though both types of cells have a semi-fluid matrix called cytoplasm, which is the main area of cellular activities. और दोनों में राइबोसोम्स भी होते हैं, जो प्रोटीन मेकिंग मशीन्स हैं। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि सेल्स के साइज और शेप में जबरदस्त डाइवर्सिटी है। Absolutely. The smallest cells are mycoplasma, सिर्फ 0.3 micrometers के, और on the other hand, the largest single cell is the egg of an ostrich. तो अगली बार कोई ऑमलेट बनाएगा तो टेक्निकली दे आर लुकिंग एट वन जाइंट सेल। And what about shapes? शेप्स भी फंक्शन के हिसाब से बदलते हैं। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स गोल और बाइकॉनकेव होते हैं टू स्क्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज। नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। शेप फॉलोज फंक्शन। तो हमने ये तो समझ लिया कि सेल्स के दो मेन डिजाइन्स हैं, अ सिंपल प्रोकैरियोटिक एंड अ कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक। चलिए पहले इस सिंपल डिजाइन, अ स्टूडियो अपार्टमेंट, को करीब से देखते हैं। आखिर एक बैक्टीरिया जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है कैसे काम करता है? Prokaryotes like bacteria are simple but incredibly successful. इनके 4 बेसिक शेप्स होते हैं: bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, comma-shaped, and spirillum, spiral. और इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, अ सेल एनवेलप। Yes, a tightly bound 3-layered structure. सबसे बाहर glycocalyx, फिर cell wall, और फिर plasma membrane. The cell wall is crucial. It gives the cell its shape and prevents it from bursting or collapsing under pressure. I've also read about something called gram staining, यानी बैक्टीरिया को रंग के आधार पर बांटा जाता है। पर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? डॉक्टर्स के लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव? ये बहुत जरूरी सवाल है। ग्राम स्टेनिंग हमें बताता है कि उस बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है। The cell envelopes of gram-positive and gram-negative bacteria are different. इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर डॉक्टर ये तय करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक सबसे असरदार होगी। Some antibiotics work better on one type than the other. So this simple stain test can be a life-saving piece of information. Wow, so it's a key diagnostic tool. What's fascinating here is that sources mention some unique structures in prokaryotes. Let's start with the mesosomes. Mesosomes are special infoldings of the plasma membrane. Think of them as the cell membrane folding inwards to create more surface area. They help in building the cell wall, replicating DNA, and even respiration. They are like a prokaryote's multi-tool. And then there's something called a plasmid.
The source says this is small, circular DNA outside the main genomic DNA. This is one of the most incredible features of bacteria. Plasmids are extra rings of DNA. एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, प्लाज्मिड, जो वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ शेयर कर सकता है? मतलब वो अपनी सुपर पावर, जैसे एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत, अपने साथियों को ट्रांसफर कर सकता है। ये तो कमाल है। It is. This ability to share plasmids is a major reason why antibiotic resistance spreads so quickly among bacterial populations. They are constantly exchanging these genetic superpowers. It's a key survival mechanism for them. That is mind-blowing. Finally, what about movement? How do they get around? For that, they have surface structures. The most prominent is the flagellum, a long thread-like extension that works like a propeller, allowing the bacterium to swim. फिर pili or fimbriae भी होते हैं, which are not for motility, but help the bacteria to attach to surfaces, like rocks in a stream or tissues in a host's body. All right, from the simple but clever studio apartment, let's move into the complex mansion, the eukaryotic cell, the world of plants, animals, and fungi. As we discussed, the defining feature here is organization. There's a nucleus with a proper nuclear envelope and a variety of membrane-bound organelles that create a clear division of labor inside the cell. Sources also highlight key differences between a plant and an animal cell, two types of eukaryotic mansions. Right. Plant cells have three things that animal cells lack. A rigid cell wall outside their plasma membrane, large central vacuoles that store water and maintain pressure, and plastids, the most famous of which is the chloroplast, where photosynthesis happens. And on the other hand, animal cells have centrioles which are involved in cell division and are absent in almost all plant cells. Precisely. Now, if we connect this to the bigger picture, यूकैरियोटिक सेल के दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को समझना जरूरी है. The gatekeeper, which is the cell membrane, and the outer wall, which is the cell wall in plants. Let's talk about the gatekeeper first, the cell membrane. Sources talk about a fluid mosaic model to describe its structure. Sounds poetic? It is a very descriptive name proposed by Singer and Nicholson in 1972. Imagine a sea of lipids, specifically a bilayer of phospholipids. And floating in this sea are proteins, like icebergs. This is the mosaic part. And the fluid part? The fluid part means that these protein icebergs aren't fixed in one place. They can move around laterally in the sea of lipids. This quasi-fluid nature is very important for the cell's functions like growth, secretion, and cell division. The membrane is not a static wall. It's a dynamic, fluid boundary. So it's not just a wall. It's more like a busy border control point. An excellent way to put it. The membrane is selectively permeable. इसे आप एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग के गार्ड की तरह समझ सकते हैं. गार्ड हर किसी को अंदर नहीं आने देता, सिर्फ उन्हें जिनकी पहचान हो या जिनके पास पास हो. ठीक वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी चुन-चुनकर मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर आने जाने देती है. And how does this transport happen? I see two types mentioned, passive and active transport. Yes, passive transport is like rolling a ball downhill. It doesn't require any energy. Molecules move from a region of higher concentration to a region of lower concentration along the concentration gradient. Simple diffusion and osmosis are examples. And active transport must be the opposite then, pushing the ball uphill. Exactly. Active transport requires energy in the form of ATP to pump molecules against their concentration gradient, from low to high concentration. The classic example is the sodium-potassium pump in our nerve cells, which is constantly working using energy to maintain the right balance of ions. Okay, that makes sense. Now let's talk about the other structure, the cell wall, which we find in plants and fungi. The cell wall is a non-living, rigid structure outside the plasma membrane. If the plasma membrane is the security guard, the cell wall is the fortress wall. Its job is to provide shape, support, and protection against mechanical damage and infection. What's it made of? In plants, it's mainly made of cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. It's an incredibly strong material.
इंटरेस्टिंगली, दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स को एक लेयर, जिससे मिडल लेमिला कहते हैं, आपस में चिपका कर रखती है। इट एक्ट्स लाइक सीमेंट। अच्छा। And even with this thick wall, neighboring cells can communicate. There are connections called plasmodesmata, which are channels that connect the cytoplasm of adjoining cells, allowing them to exchange materials and signals. It's like having secure corridors between rooms in the fortress. So if we pull all these threads together, हमने एक सिंपल सवाल से शुरू किया था कि कोई चीज जीवित क्यों है? And the answer, the cell, turns out to be an entire universe. हमने देखा कि कैसे सेल थ्योरी ने हमें लाइफ के फंडामेंटल रूल्स दिए। And we explored the two great evolutionary paths life took: the efficient, simple prokaryotic design and the complex, compartmentalized eukaryotic design. It's clear this tiny, fundamental unit is unbelievably complex and diverse. And that idea of compartmentalization in eukaryotes, that seems to be the real game changer. It was. This division of labor, having a specific organelle for each specific job, is what allowed cells to become more complex, to specialize, and ultimately to cooperate to form large multicellular organisms like us. Every organelle doing its job efficiently makes the whole cell a highly successful unit, capable of building everything from a leaf to a human brain. आज की चर्चा से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हमने जाना कि सिंपल प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ डीएनए जो वो शेयर कर सकते हैं, और इन पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे ट्रेट्स होते हैं। अगर ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स इतनी आसानी से बेनिफिशियल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपस में बांट सकते हैं, तो ये उनकी अडेप्ट और इवॉल्व करने की क्षमता के बारे में क्या बताता है? शायद एक ऐसा तरीका जो हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा तेज है। ऐसा लगता है कि उनकी सिंप्लिसिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसी को समझाना हो तो सेल क्या है? सबसे सरल परिभाषा है, A cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. मतलब ये हर जीवित चीज की वो सबसे छोटी ईंट है जिससे पूरी इमारत बनी है। हाँ, और ये ईंट सिर्फ ढांचा नहीं बनाती, बल्कि इमारत के सारे काम भी करती है। इसका मतलब एक अकेली ईंट भी अपने आप में एक पूरा घर हो सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए तो कुछ जीव सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जिन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे अमीबा या बैक्टीरिया। सही, वो एक ही सेल से खाता है, सांस लेता है और बढ़ता भी है। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. अच्छा, मतलब एक सेल से कम कुछ भी अपने आप में जिंदा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। और इस छोटी सी दुनिया की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, उन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे एक जीवित सेल को देखा था। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा। एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। बिल्कुल। उसके काफी बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक और गहरी चीज की खोज की, द न्यूक्लियस। केंद्रक। हाँ, केंद्रक। जैसे किसी ने शहर के अंदर सिटी हॉल खोज लिया हो। लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और हम इस शहर की गलियों और इमारतों को साफ साफ देख पाए। हाँ, और इन्हीं खोजों ने सेल थ्योरी की नींव रखी। सही। 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, मथियास श्लाइडन। उन्होंने हजारों पौधों को देखने के बाद कहा, अरे ये सब तो कोशिकाओं से बने हैं। और फिर अगले ही साल 1839 में एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने जानवरों पर स्टडी करके कहा कि जानवर भी कोशिकाओं से ही बने हैं। और श्वान ने एक और मजेदार बात नोटिस की। सेल वॉल वाली बात है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने देखा कि पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक मजबूत दीवार होती है, ए सेल वॉल, जो जानवरों में नहीं होती। तो श्लाइडन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी। पर उनकी थ्योरी में एक बहुत बड़ा सुराख था। वो ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाएं आती कहां से हैं। क्या वो जादू से पैदा होती हैं? इस पहेली को 1855 में रुडोल्फ विर्चॉ ने सुलझाया। उन्होंने साबित किया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। नई कोशिकाएं हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। और उन्होंने वो प्रसिद्ध वाक्य कहा था, ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला, जिसका मतलब है एवरी सेल फ्रॉम अ सेल। तो आज की मॉडर्न सेल थ्योरी के दो सुनहरे नियम क्या हुए? पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, यानी सभी जीवित जीव या तो कोशिकाओं से बने हैं या उन चीजों से जो कोशिकाएं बनाती हैं।
जैसे हमारे बाल या नाखून। सही। और दूसरा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोशिकाएं अपने आप पैदा नहीं होती, वे पुरानी कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सेल की कहानी की शुरुआत। लेकिन सारे सेल एक जैसे नहीं होते, है ना? कुछ बहुत सरल होते हैं और कुछ बहुत जटिल। बिल्कुल। आपकी स्टूडियो अपार्टमेंट और एक आलीशान बंगले वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह हैं। छोटे, सरल और सारा सामान एक ही कमरे में। और यूकैरियोटिक सेल्स एक बंगले की तरह हैं, जिसमें हर काम के लिए अलग कमरा है। किचन, बेडरूम, स्टडी रूम, सब कुछ व्यवस्थित। तो इस अपार्टमेंट और बंगले में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है बंगले के स्टडी रूम का, यानी अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अच्छा। यूकैरियोटिक सेल्स में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, एक झिल्ली से घिरा हुआ कंट्रोल सेंटर, जहां सारा जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए करीने से क्रोमोसोम्स में सजा होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उस स्टूडियो अपार्टमेंट में? वहां कोई अलग से स्टडी रूम नहीं है। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बस साइटोप्लास्ट में ही एक कोने में पड़ा रहता है, जिसे नेकेड कहते हैं। हाँ, क्योंकि उसके चारों ओर कोई झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन कुछ चीजें तो दोनों में कॉमन होंगी। हाँ बिल्कुल, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है, जो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जैसे कमरे में भरी हुई हवा जहां सारा एक्शन होता है। ओके। और दोनों में राइबोसोम्स होते हैं। इन्हें आप छोटी छोटी वर्कशॉप समझ सकती हैं, जो प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। और खास बात यह है कि राइबोसोम्स के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती। इसीलिए ये दोनों तरह के घरों में पाए जाते हैं। तो बंगले यानी यूकैरियोटिक सेल में स्टडी रूम यानी न्यूक्लियस के अलावा और कौन-कौन से खास कमरे हैं जो अपार्टमेंट में नहीं है? अरे बंगले में तो बहुत कुछ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। मतलब झिल्ली से बने अलग-अलग कमरे जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। बिल्कुल। और ये कोशिकाएं सिर्फ दो तरह की नहीं, बल्कि अनगिनत शक्लों और साइज में आती हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। हाँ, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सिंगल सेल है। हमारे अपने शरीर में ही देखिए, रेड ब्लड सेल्स गोल होती हैं ताकि पतली नसों से गुजर सकें। जबकि नर्व सेल्स लंबी और शाखित होती हैं ताकि दूर तक सिग्नल भेज सके। फॉर्म फॉलोज फंक्शन। कोशिका की बनावट उसके काम को दर्शाती है। चलिए, अब उस स्टूडियो अपार्टमेंट यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर झांकते हैं। इसमें कौन-कौन रहता है? इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन शैवाल, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ जैसे जीव रहते हैं। ये हमारे बंगले वाले यूकैरियोटिक सेल से बहुत छोटे होते हैं और बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। हाँ, सिंपल लिविंग, फास्ट मल्टीप्लिकेशन। इनकी बनावट कैसी होती है? बाहर से शुरू करते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए एक 3 परत वाला सेल एनवेलप होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, जो या तो चिपचिपी स्लाइम लेयर हो सकती है या एक मजबूत कैप्सूल। अच्छा। बीच में है सेल वॉल, जो कोशिका को एक आकार देती है और उसे फटने से बचाती है। और सबसे अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, घर का मेन गेट, जो सिलेक्टिवली परमिएबल है। बिल्कुल, एक बाउंसर की तरह, जो तय करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। मैंने ये ग्राम स्टेनिंग के बारे में भी पढ़ा है। ये क्या कोई पेंटिंग टेक्निक है? एक तरह से हाँ, ये बैक्टीरिया को पेंट करने की एक विधि है। इस टेस्ट के आधार पर हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। सही। जो बैक्टीरिया बैंगनी रंग पकड़ लेते हैं वे ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं पकड़ते वे ग्राम नेगेटिव। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या इससे डॉक्टरों को मदद मिलती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इससे डॉक्टरों को सही एंटीबायोटिक चुनने में मदद मिलती है। दोनों ग्रुप की सेल वॉल की बनावट अलग होती है, इसलिए उन पर अलग-अलग दवाएं असर करती हैं। अच्छा, और अंदर क्या है? मैंने मीजोसोम के बारे में पढ़ा है। मेसोसोम कोई अलग से कमरा नहीं है, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक हिस्सा है, जो अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जैसे कालीन का एक कोना मोड़ दिया हो। हाँ, और ये कई जरूरी काम करता है। नई सेल वॉल बनाने में मदद करता है, डीएनए को कॉपी करने में और रेस्पिरेशन में भी। और इनका डीएनए तो बिखरा पड़ा रहता है, लेकिन मैंने प्लाज्मेट्स के बारे में भी सुना है। ये क्या है? मेन डीएनए के अलावा कई बैक्टीरिया के पास छोटे गोल डीएनए के टुकड़े होते हैं, जिन्हें प्लाज्मेट्स कहते हैं। इन्हें आप सुपर पावर्स की तरह समझ सकती हैं। बिल्कुल, जैसे एक प्लाज्मेड बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत दे सकता है। और मजे की बात यह है कि बैक्टीरिया ये प्लाज्मेड्स आपस में ट्रेड भी कर सकते हैं। अच्छा। और इनकी प्रोटीन बनाने वाली वर्कशॉप, द राइबोसोम्स, वो 70S टाइप के होते हैं। एस बस इनके साइज और डेंसिटी को मापने की एक यूनिट है।
ये अक्सर एक धागे यानी mRNA पर मोतियों की तरह जुड़कर एक पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। ताकि एक साथ कई प्रोटीन बना सकें। इसकी एफिशिएंसी इन सिंप्लिसिटी। और हाँ, चलने फिरने के लिए लंबे धागे जैसे फ्लैजेला होते हैं। और सतहों से चिपकने के लिए छोटे बालों जैसे पिली और फिमरे। बिल्कुल। चलिए अब उस आलीशान बंगले द यूकैरियोटिक सेल की जटिल दुनिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ तो हर काम के लिए अलग डिपार्टमेंट है। बिल्कुल, यूकैरियोटिक सेल की सबसे बड़ी खासियत ही यही है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। यानी झिल्ली से बने अलग अलग कमरों की वजह से साइटोप्लाज्म कई हिस्सों में बटा होता है, जिससे हर काम बिना किसी गड़बड़ी के पूरी एफिशिएंसी के साथ होता है। तो बंगले की चारदीवारी से शुरू करते हैं, अ सेल मेम्ब्रेन। इसकी बनावट को फ्लूइड मोजाइक मॉडल से समझाते हैं, है ना? हाँ, सोचिए फॉस्फोलिपिड्स का एक समुद्र है और उसमें प्रोटीन के बड़े बड़े आइसबर्ग तैर रहे हैं। ये पूरी संरचना सख्त नहीं बल्कि क्वाजी फ्लूइड यानी अर्ध तरल होती है। और इसी लचीलेपन की वजह से सेल बढ़ सकता है और विभाजित भी हो सकता है। सही कहा। और ये बंगले का गेट ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करता है? 2 तरीकों से। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, जैसे ढलान पर गेंद लुढ़कती है। हाँ, और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी यानी एटीपी खर्च होती है। ये मॉलिक्यूल्स को जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह धकेलता है, जैसे Na+K+ पंप। बिल्कुल। अब बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। ये नाम सुनने में बड़ा भारी लगता है। इसे आप बंगले का प्रोडक्शन और डिलीवरी सिस्टम समझ सकते हैं। ये उन कमरों का एक नेटवर्क है जो मिलकर सामान बनाते हैं, पैक करते हैं और भेजते हैं। इसमें 4 मुख्य हिस्से हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER फैक्ट्री का मेन फ्लोर है। इसके 2 हिस्से हैं, रफ ER जिसकी सतह पर राइबोसोम यानी कारीगर बैठे होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। सही, और स्मूथ ER पर कोई कारीगर नहीं होता। वहां लिपिड और स्टेरॉइड जैसे चिकने पदार्थ बनते हैं। तो फैक्ट्री में माल बन गया, अब क्या? अब ये माल जाता है गोल्जी एक्वारिपस में, जो शहर का पैकेजिंग सेंटर है। यहाँ ER से आए प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई किया जाता है, उन पर एड्रेस लेबल लगाया जाता है और फिर उन्हें पैक करके सही जगह के लिए रवाना कर दिया जाता है। बिल्कुल। और अगर कुछ कचरा या पुराना सामान हो तो उसके लिए हैं लाइसोसोम्स। ये शहर का रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट है। इनके अंदर बहुत शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कुछ भी पचा सकते हैं। और वैक्यूल्स? हाँ, ये तो स्टोरेज टैंक की तरह हुए। हाँ, खासकर पौधों की कोशिकाओं में एक ही वैक्यूल सेल का 90% हिस्सा घेर सकता है। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्रोडक्शन और डिलीवरी के अलावा इस शहर को चलाने के लिए बिजली भी तो चाहिए। बिल्कुल, और उसके लिए है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। ये वो बिजली घर हैं जो हमारे भोजन को जलाकर ATP के रूप में ऊर्जा पैदा करते हैं। और ये एक डबल मेम्ब्रेन वाली संरचना है। हाँ, और इसकी अंदरूनी झिल्ली में कई फोल्ड्स होते हैं जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली बन सके। 1 मिनट, इन बिजली घरों के बारे में मैंने कुछ बहुत अजीब पढ़ा था। क्या ये सच है कि इनका अपना DNA होता है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, और ये इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ है। माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों में पाए जाने वाले प्लास्टिड्स दोनों के पास अपना गोलाकार DNA और 70S राइबोसोम्स होते हैं, जो बिल्कुल उन पुराने सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह हैं। सही पकड़ा। इस पहेली पर हम अंत में लौटेंगे। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। अच्छा, पौधों के प्लास्टिड्स की बात हुई, तो क्लोरोप्लास्ट्स क्या हैं? अगर माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर हैं, तो क्लोरोप्लास्ट सोलर पावर प्लांट हैं। ये सिर्फ पौधों में होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है जो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के जरिए भोजन बनाता है। और अब आते हैं शहर के कंट्रोल सेंटर, हेड ऑफिस, यानी द न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस एक दोहरी झिल्ली, द न्यूक्लियर एनवलप से घिरा होता है, जिसमें छोटे छोटे दरवाजे या न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो बहुत सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें एक और छोटी फैक्ट्री है, न्यूक्लियोलस, जहां राइबोसोम के पार्ट्स बनते हैं। और सबसे जरूरी चीज है क्रोमैटिन। हाँ, जो DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बना धागों का एक विशाल उलझा हुआ जाल है। ये शहर की पूरी लाइब्रेरी है। और जब सेल डिवाइड होता है तो ये धागे कसकर क्रोमैटम्स का रूप ले लेते हैं, ताकि ब्लूप्रिंट्स को आसानी से बांटा जा सके।
तो आज हमने एक कोशिका के अंदर की पूरी दुनिया की सैर की। जी। हमने सेल थ्योरी के जन्म की कहानी सुनी और फिर प्रोकैरियोटिक स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर यूकैरियोटिक बंगले तक की हर बारीकी को समझा। ये वाकई में हैरान करने वाला है कि एक अकेली कोशिका भी इतनी जटिल और व्यवस्थित हो सकती है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर का कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी हर काम के लिए अलग कमरे का होना, जटिल जीवन के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। इसी विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन और दक्षता, एफिशिएंसी ने बहुकोशिकीय जीवों का रास्ता खोला। जैसे कि हम। हाँ, जैसे कि हम। और अब उस पहेली पर लौटते हैं जिसे हमने बीच में छोड़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट्स का अपना डीएनए और प्रोकैरियोटिक जैसे राइबोसोम्स का होना, इसका क्या मतलब है? इसका जवाब एक बेहद खूबसूरत वैज्ञानिक सिद्धांत में छिपा है, द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये सिद्धांत कहता है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रोकैरियोटिक जीव थे, मतलब छोटे-छोटे बैक्टीरिया थे। आप कह रही हैं कि वो हमारे पूर्वज कोशिकाओं के अंदर मेहमान बनकर आए थे? मेहमान बनकर आए और फिर हमेशा के लिए यहीं बस गए। एक बड़ी कोशिका ने इन्हें निगल लिया, लेकिन पचाने के बजाय इनके साथ एक समझौता कर लिया। अच्छा। बैक्टीरिया को रहने के लिए एक सुरक्षित घर मिला और बड़ी कोशिका को मिला एक पावर प्लांट। ये एक सहजीवी, सिम्बियोटिक रिश्ता था जो इतना सफल हुआ कि आज वो हमारी हर कोशिका का हिस्सा है। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम खुद को एक अकेला जीव समझते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि हम असल में खरबों कोशिकाओं का एक महासंघ है? और हमारी हर कोशिका खुद प्राचीन जीवों का एक समुदाय है जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ हम नहीं, बल्कि एक चलता फिरता पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इस पर सोचिएगा।